Ayush General Club. So let me introduce today's topic just only. Today's topic will be conceptual analysis of the diabetic retinopathy in Ayurveda. Now let's over to you. We are going to discuss about the review article on conceptual analysis of diabetic retinopathy in Ayurveda. So, its authors are Dr. Prashanta Kumar Sahu and Dr. Samsa Pair. The article is published in Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, and the publisher is elsewhere, and the article type is review article. So, what is review article? तो review article में क्या करते हैं? बेसिकली जो उसमें टेक्स्ट में दिया है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है टेक्स्ट में, उसको हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे डेटा को, देन एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम उससे कंक्लूजन बनाएंगे. बेसिकली इसमें लेकिन हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल न्यू डेटा एक्सपेरिमेंटल जो है उसमें इंक्लूड नहीं करते. सो एक बार बोलूंगा, लाइक रिव्यू आर्टिकल की जरूरत क्या है? रिव्यू आर्टिकल की जरूरत इसलिए है लाइक कोई नया कंसेप्ट आ जाए विच इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन आवर टेक्स्ट बुक्स. ओके, सो हाउ टू मेक देयर आंसर, लाइक जैसे कि अभी लेटेस्ट में कोरोना आया, लाइक कोरोना वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन आवर एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. सो हाउ टू मेक द पैथोजेनेसिस और ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो करते हैं कि हम लोग रिव्यू करते हैं. तो जैसे दीपक ने एकदम सही बताया कि रिव्यू के कोई नया डेटा में नहीं ला रहे, तो पुराने डेटा को इस तरह से पढ़ा जाता है या इस तरह से उसको यूज करना है हमको कि एक नया नॉलेज हमको मिल सके. तो जब भी कोई रिसर्च करना होता है तो सबसे पहले हमको उसका रिव्यू करना होता है. वॉट एवर इज प्रेजेंट रिव्यू करते हुए सबसे अच्छा चीज क्या मिलता है हमको? रिसर्च गैप, क्या कम है. अब उसको जैसे ये बताया. Moving ahead with the abstract. If we go through the abstract, we find first of all why this study is important. Like हमने ये रिसर्च ऑथर ने रिसर्च टॉपिक ही क्यों चूज किया? तो इसके मेजर 5 पॉइंट है. फर्स्ट है कि जो बेसिक टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो एक कॉम्प्लिकेशन है, क्रॉनिक स्टेज है डायबिटीज का, जिसको हम आयुर्वेदा में समवट कोरिलेट करते हैं प्रमेय से, मधुमेह प्रमेय से. सो जो प्रमेय है वो एक अष्ट महागला बोला गया है. अष्ट महागला क्या होता है? 8 मेजर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब एक मेजर डिजीजेस जो एक उन्होंने मेंशन करी, तो उसमें अमंग है. सेकेंड, जो रिस्क फैक्टर, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें 20 to 25 टाइम्स रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, इसलिए ये स्टडी चूज की. आफ्टर दैट द प्रेवलेंस रेट. इन द प्रीवियस आर्टिकल द डेफिनेशन ऑफ प्रेवलेंस वाज गिवन. प्रेवलेंस रेट इज 34.6% ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. आफ्टर दैट दिस आर्टिकल इज बेसिकली हम इसमें एक पैथोजेनेसिस बना रहे हैं आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से मॉडर्न को कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए आर्टिकल लिया गया है. एंड उसके बाद प्रमेय. प्रमेय एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें तीनों दोष अलॉन्ग विद रक्त दोष. रक्त दोष किसने बोला है? रक्त दोष बोला है, वो भी विशेष होता है. प्लस 4 दृष्टिपत्र. दृष्टिपत्र क्या होते हैं? दृष्टि मीन्स आई रिलेटेड एंड पटल्स होते हैं मेम्ब्रेन. बेसिकली मेम्ब्रेन्स होती है, 2 एक्सटर्नल होते हैं एंड 4 इंटरनल होते हैं, तो उसकी ये डिसऑर्डर है, इसलिए स्टडी ली. एंड सेकंड पॉइंट, हम इसके पैथोजेनेटिक कोरिलेशंस को स्टडी करेंगे. इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, आवरण का अग्निमार्ग आंख से कोरिलेट करेंगे. अभी सीधा इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में हम रीड करेंगे. सबसे पहले हमें मिलेगी डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन, विच सेज दैट ड्यू टू मल्टीपल इटोलॉजिकल फैक्टर, वेरियस कॉजेज की वजह से क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होगा, विच विल डिस्टर्ब द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, विच in turns disturbs the insulin level, either the secretion or its action. After that, this will damage the blood vessels, and when the blood vessels are damaged, it can be either microvasculature or macro. Macroangiopathy. Angio means blood vessel and pathy is any disorder or disalignment. So it can be micro or macro. After that, it will affect the long-term basis. It will affect eye, kidney, major organs, which will lead to retinopathy, nephropathy or neuropathy. In this article, we are concerned with the diabetic retinopathy. So after that, there is the definition of diabetic retinopathy. It is a complicated stage after a chronic exposure. The duration बहुत important है. जब तक डायबिटीज ड्यूरेशन है, बहुत टाइम तक नहीं होगी, तब तक डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप नहीं होगी. तो इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पोटेंशियली साइट थ्रेटनिंग डिजीज. मतलब इसमें विजन का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, विजन को थ्रेट होगा, और इसमें रेटिना माइक्रोवेस्कुलर इन्वॉल्व होंगे. आफ्टर दैट सम स्टैटिस्टिक्स आर गिवन. Diabetic retinopathy is more prevalent in type 1 type of diabetic mellitus and is less prevalent in diabetic type 2. And it is also the second leading cause of blindness in industrial class of people. Along with there is a Vision 2022.
दिस इज अ WHO इनिशिएटेड प्रोटोकॉल WHO इनिशिएटेड वर्क है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, अवॉइडेबल जिसको हम ट्रीट और प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको टारगेट करके उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ क्यों मेंशन किया है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वन अमंग द टारगेटेड डिजीज ऑफ विजन 2020। आफ्टर दैट मूविंग टू डायबिटिक रेटिनोपैथी, हम बस क्विक रिव्यू लेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है। जैसे कि सिम्टम्स देखें तो हमें फर्स्ट ब्लरी विजन दिखेगा, ब्लाइंड स्पॉट्स दिखेंगे, डिफिकल्टी सीइंग नाइट विजन में होगा, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर हम पैथोजेनेसिस पे जाएं तो आई हैव मेड अ चार्ट, तो उसको मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगी। ये वाले टर्म्स बार बार यूज होंगे, तो इसलिए वहां को एक बना हुआ, जब भी कोई डाउट हो उसको तो रेफर कर सकते हैं। तो इसमें क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया तो हो ही रहा है, क्योंकि ये पहले से डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। उसकी वजह से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था, वो लेकिन सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉर्बिटॉल एक ऑस्मोटिकली भी एक्टिव मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करता है, जो पेरिसाइट क्या होती है, जो रेटिना की ब्लड वेसल्स है ना, उसमें सराउंडिंग में होती है, उसका लॉस करवाता है। तो वस्कुलर परमेबिलिटी हिंडर हो गई, तो जो वेसल के अंदर है ब्लड प्रोटीन, वो लीक आउट होगा। जब प्रोटीन लीक आउट होगा तो हमें हार्ट एक्सुडेट्स दिखेंगे, जब हम फंडोस्कोपी से देखेंगे। फंडोस्कोपी बेसिकली रेटिना को व्यू करने के लिए की जाती है, रेटिनोस्कोपी नहीं की जाती। रेटिनोस्कोपी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखते हैं, पर फंडोस्कोपी रेटिना को देखने के लिए। तो उसमें हमें हार्ट एक्सुडेट्स दिखेंगे, अनदर थिंग माइक्रो एन्यूरिज्म दिखेंगे। क्या होता है, ब्लड वेसल में आउट पल्चिंग हो जाती है ऐसे, तो वो हमें रेटिना के अंदर विजिबल होंगे। आफ्टर डेट हार्ट एक्सुडेट्स फॉर्म हो गए, माइक्रो एन्यूरिज्म हो गया, उसकी वजह से रेटिनल इस्चीमिया होगा, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हुई तो क्या नेक्रोसिस की तरफ लीड करेगा, तो फिर हमारी बॉडी कंपनसेट करना चाहेगी, तो वो उसके लिए VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करेगी, इंक्रीज कर देगी, तो जिससे न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी। पर जो न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है वो इतनी ज्यादा वनरेबल होंगी कि वो बहुत जल्दी ब्रेक होंगी, तो जिसकी वजह से हेमरेजेस होंगे। ये सब पैथोलॉजी तो इसमें होगी। थोड़ा डायग्राम से जिसके अंदर हेमरेजेस दिख रहे हैं, एनोरिज्म जो बताया वो दिख रहा है, येलो हार्ड एक्सुडेट्स दिख रहे हैं, कॉटन वूल अपीरियंस, ये न्यूरोनल एनवायरमेंट की वजह से दिखते हैं, ये भी दिख रहा है। ये सारा व्यू है, नॉर्मल रेटिना फंडोस्कोपी से ऐसा दिखता है, और आफ्टर डायबिटिक रेटिनोपैथी। नाउ हम संप्राप्ति कोरिलेट करेंगे आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला हमने जो कोरिलेशन है वो है रक्तपित्त का मैनिफेस्टेशन है, रक्तपित्त और इसका रिलेशन। तो पहले रक्तपित्त से कोरिलेट करने से पहले हम डायबिटिक रेटिनोपैथी का ये देखते हैं, आयुर्वेदा में इसको कैसे हम ब्रेकअप करेंगे इसका पूरा। इवेंचुअली तो ये एक दृष्टि रोग ही है डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि मधुमेह जन्य तिमिर है जिसमें विजन हिंडर हो रहा है। तो सबसे पहले हम अचक्षुष्य निदान लिया, मतलब प्रमेय उस पेशेंट को पहले से हो रखा है, उसने अचक्षुष्य निदान लिया। अचक्षुष्य निदान लिया तो उसका पित्त विषेट हुआ, क्योंकि आय पित्त प्रधान होती है, तो पित्त विषेट हुआ। पित्त आश्रय भाव रखता है रक्त के साथ, तो रक्त विषेट हो गया। रक्त विषेट होकर वो ऊर्ध्व की तरफ मूव करेगा, क्योंकि निदान चक्षुष्य था, तो वो आय की तरफ मूव करेगा। आई की तरफ मूव करके वहां पर अपनी मैनिफेस्टेशन को शो करेगा। अब हम रक्तपित्त की संप्राप्ति देखते हैं, उसमें हम आहार विहार लेते हैं, जिसके बाद क्या होता है, पित्त विषेट होता है, रक्त विषेट होता है, फिर वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में से ऊपर की तरफ मूव करता है, और ब्लीडिंग फ्रॉम आईज होती है, मतलब सारे स्रोतस से जो ऊपर के। तो इसलिए इसको इस लेवल पे कोरिलेट किया है कि रक्तपित्त और इसकी संप्राप्ति कोरिलेटेड है। और इसमें रक्तवाह स्रोतस विषेट हो गया। कोई बता सकते हैं कौन से होते हैं स्रोतस दृष्टि लक्षण? तो रक्तवाह स्रोतस विशेषण के लक्षण देखेंगे। अतिप्रवृत्ति एक्सेसिव होना, तो हीमोरेजिस हम इसमें देख रहे हैं, हमने अभी देखा था। संघ हो रहा है, एग्जीक्यूट का एक्यूमुलेशन हो रहा है ऑल अराउंड। फिर सिरानाम ग्रंथि माइक्रो ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि एन्यूरिज्म हो रहा है उसमें, इस वजह से। तो इसको रक्तवाह स्रोतस दृष्टि से कोरिलेट किया। और रक्तपित्त की तीन कैटेगरी में होते हैं, वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय एंड कफज प्रमेय। तो मधुमेह किसके अंदर फॉल करता है? वातज प्रमेय के अंदर फॉल करता है। तो अब जब हम वात व्याधि पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वात व्याधि की बेसिकली दो निदान होते हैं जिस वजह से वात व्याधि हो रही है, आवरण जन्य एंड धातु जन्य। आवरण क्या होता है, बेसिकली हमने पुरानी क्लास में भी बताया था कि आवरण में बेसिकली एनी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया वात का, वो धातु से हो सकता है, दोष से, कोई मल से, किसी से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वहां पर फिर मैनिफेस्ट करेगा डिजीज अकॉर्डिंगली टू द किसकी वजह से हो रहा है। आवृत दोष कौन सा है?
आवरण किसका होगा, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें इस वायु एंड रक्त आवृत वायु वात, तो आवृत कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो मूवमेंट हिंडर हो गया। अब मूवमेंट हिंडर हुआ, इवेंचुअली क्या होगा, तो इस्चीमिया, इंक्रीज वीजीआर, सो दिस इज कोरिलेटेड विद दिस। देन रक्त आवृत वायु, रक्त आवृत वायु में क्या हुआ, रक्त ने ऑब्स्ट्रक्ट किया वायु, तो एक जगह रक्त एक्यूमुलेट हो गया, मूवमेंट तो वात ही करा सकता है इवेंचुअली, तो ऑब्स्ट्रक्ट तो वात वाली वहां पर कनेक्शन हो गया रक्त का, तो आरबीसी एक्यूमुलेट हो गया, तो वही रेटिनल इस्चीमिया सेम है। ये पहले भी बताया रक्त का जो फीचर है, अगर हम रक्त का शो करेंगे तो उसमें एक फीचर बताया है। तो सीरा सैथिल्य का मतलब क्या हुआ, सीरा मतलब लूजनिंग, सैथिल्य मतलब होता है लूजनिंग, तो इसमें एन्यूरिज्म हो जाता है, वहां जो भी ब्लड वेसल होती है माइक्रो ब्लड वेसल उनमें एन्यूरिज्म हो जाता है, तो उससे कोरिलेट किया है। नेक्स्ट है मांसशय, मांसशय में इन्हें धमनी शैथिल्य बोला है, तो धमनी शैथिल्य में इन्होंने किससे कोरिलेट किया है, जो आर्टरीज है वहां पे जो माइक्रो आर्टरीज हैं उनकी जो इंडोथेलियल सेल है वो डिसफंक्शन हो जाती है, मतलब वो ढंग से प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो गई, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मेजर क्षय, तो इसमें बोला है संधि शून्यता, तो इसको कोरिलेट किया है कि जो भी वेस्कुलरिटी इंक्रीज हुई थी तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, जो आर्टरीज है उससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिक्रीट होगा और वो बाहर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वही हार्ड एक्यूमुलेट और सॉफ्ट एक्यूमुलेट से उसको कोरिलेट किया है। आफ्टर दैट मज्जाशय, तो मज्जाशय बेसिकली हमने मॉडल में पढ़ा है, मतलब आयुर्वेद को अगर मॉडल से कोरिलेट करें तो मज्जा को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलेंगे, तो बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो मज्जाशय हो गया तो वहां पे क्या होगा, आरबीसी डिक्रीज हो गई, आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी तो जो उसकी एक यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है, तो ब्लड सप्लाई और डिक्रीज होगी तो वहां पे जो नर्व्स होगी उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सोनल डिजनरेशन, तो उससे कोरिलेट किया है मज्जाशय को एक्सोनल डिजनरेशन से। फिर उसके बाद शुक्रशय, शुक्रशय में क्या बोला है इन्होंने, अगर शुक्रशय का आप श्लोका पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है पांडुता, तो पांडुता पूरी बॉडी की होती है, लेकिन हम यहाँ पे रेटिनोपैथी देख रहे हैं तो हम आंख से उसको रिलेट करेंगे, तो आंख में भी ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उससे रिलेट किया यहाँ पे शुक्रशय से पांडुता, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। फिर आम दोष, तो आम बेसिकली क्या होता है कि जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट है बॉडी में जो नहीं बनने चाहिए, नॉर्मली मतलब आम का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी पैथोलॉजी होती है तो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं उन्हीं को हम आम से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में कैसे कोरिलेट करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो नॉर्मली ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस पहले हो रही होती है नॉर्मली इंसान में, लेकिन क्या हो गया, अब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक और जो यहाँ पे पायोल पैथोलिसिस मतलब पायोल साइकिल चलती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है, जो सॉर्बिटॉल है तो वो बेसिकली एक मेटाबोलाइट है, वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और किसी को रिलेट कर सकते हैं, जैसे जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, जैसे नॉर्मल क्या होता है, NADPH जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है उसमें क्या होता है, NADPH H जो होता है, अगर कहीं पे मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो वो जो H होता है वो निकल के ऑक्सीजन से बाइंड करके वाटर बना लेता है और CO2 बना लेता है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर अलोन फ्री रेडिकल वहां पे ट्रेवल करता रहेगा तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, तो उससे रिलेट किया है। फिर आम दोष को इससे रिलेट किया है, रक्त, इसमें बेसिकली रक्त विशेष हो रहा है, तो रक्त का एक मतलब अग्निसात रक्त का एक फीचर होता है, तो अग्निसात मतलब अग्निमान जो होगी, अग्निमान जो होगी तो वहां क्या होगा, आम का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम जैसे धातु का फॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें सार भाग पित्त भाग बनता है, तो किप्त भाग में क्या बन रहा है, किप्त भाग में बनते हैं हमारे दोषा, जैसे रस से बनेगा कफ, रक्त से बनेगा पित्त, तो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और सार भाग में क्या बन रहा है, जो धातु बन रही है, तो अब धातु जैसे उसमें क्या है, अग्निसात हो गया है, तो धातु प्रॉपर नहीं बनेगी। और जो दोषा भी बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, मल रूपी दोषा बनेंगे। देखते हैं तो उसमें सार भाग पित्त भाग बनता है, तो किप्त भाग में क्या बन रहा है, किप्त भाग में बनते हैं हमारे दोषा, जैसे रस से बनेगा कफ, रक्त से बनेगा पित्त, तो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और सार भाग में क्या बन रहा है, जो धातु बन रही है, तो अब धातु जैसे उसमें क्या है, अग्निसात हो गया है, तो धातु प्रॉपर नहीं बनेगी। और जो दोषा भी बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, मल रूपी दोषा बनेंगे।
तो वहां पे अगर पित्त, जैसे अगर रक्त से बन रहा है सार भाग किट भाग, तो किट भाग जो पित्त बन रहा है वो मल रूपी पित्त बन रहा है। तो मल रूपी अगर पित्त बन रहा है तो वो फिर फर्दर किसको विशिएट करेगा, वो क्योंकि आलोचन पित्त का स्थान है आई, तो वो उसको विशिएट कर देगा, तो उससे कोरिलेट किया है। फिर उसके बाद ओजक क्षय में देखते हैं, तो ओजक क्षय, अब हमें पता है कि ओज क्या है, सब सारे धातुओं का जो सार है, सब धातु सारा ओज विद्यते। तो अब धातु ही ऑलरेडी क्षय है तो ओज तो क्षय होगा ही, तो ओज क्षय हो रहा है, तो इन्होंने कैसे कोरिलेट किया है कि हमें पता है कि हृदय रस का स्थान होता है, तो वहां पे ओज का भी स्थान हृदय ही होता है, तो इन्होंने 10 धमनी से कोरिलेट किया है। तो अगर हृदय में ओज का क्षय हो रहा है तो फर्दर धमनी में भी क्षय होगा और रक्त क्षय होगा, फिर वहां से ये पैथोलॉजी चालू हो जाएगी। कंक्लूजन वी कैन से दैट अब हमने सारे एस्टेब्लिश करे, हमने अंडरस्टैंड किया कि क्या क्या पैथोलॉजीज हम आयुर्वेद से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मधुमेह जनित ट्रीटमेंट का डायरेक्ट प्रेफरेंस हमें आयुर्वेदा में नहीं मिलता है। तो हमने पैथोजेनी से एस्टेब्लिश करके कोरिलेट किया। नाउ इट ओपन्स अ पाथवे, बेसिकली पाथवे ओपन किया जिससे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा है, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग, मैम विल डिस्कस अबाउट इट। एंड तो इसमें हम एक पाथवे ओपन हो गया जिससे हम ट्रीटमेंट को देख सकते हैं कि कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दैट इज नॉट रिव्यू स्टडी, इट इज कंपाइलेशन पेपर, एंड ऐसा पेपर अब कहीं नहीं छपता है, ठीक है, नो वे। इफ यू डोंट फाइंड सम न्यू आंसर्स, आइदर न्यू क्वेश्चंस, देन नथिंग इज गोइंग टू, नोबडी इज गोइंग टू रीड इट। So this was the paper. Why we are taking this paper? Because we want to find Ayurvedic perspective of diabetic retinopathy. This was the problem. Now you may be knowing about Prasad was my batchmate in PG. Okay, he was my batchmate in PG, and Samsung has madam is HOD of department. So हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, the statistics was important. Whenever we have to study these papers, हमको statistics पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। तो why this is important for diabetes in 20 to 25 by greater risk of blindness, कैसे भी होगा पर यहाँ पे गए। सेकंड लीडिंग कॉज एज ऑलरेडी टेड 34% प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मींस इतने लोग अभी भी मिल जाएंगे हमको, ये है लोग अभी सोसाइटी में ढूंढने जाओगे तो उस वजह से डायबिटीज का मोर देन 10 ईयर। तो दिस वाज द थिंग व्हिच यू हैव टू फाइंड। पेपर क्यों लिखा या पेपर क्यों हम सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको इसका आंसर चाहिए। क्या आंसर था? While Ayurveda tests do not directly reference मधुमेह और प्रमेह जनित तिमिर, ऑलरेडी डायरेक्ट टर्म्स तो नहीं लिखा है, but there is sufficient description of तिमिर and प्रमेह that suggests relationship है दोनों के बीच में। अब वो रिलेशनशिप कैसे निकाला वो ये लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं, how they have tried to make। तो this was the gap, और उसका उन्होंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या बना दिया। अब वो ढूंढेंगे क्या, मॉडर्न मेडिकल लिटरेचर ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, आयुर्वेदिक अथॉरिटी ऑन तिमिर एंड प्रमेह एंड अटोस कोरिलेशंस। तो ये होता है कोई भी पेपर पढ़े तो ये कहां से लिया मैंने, कोर्स पेपर से लिया, ठीक है। एवरीथिंग इज इन पेपर इटसेल्फ, इफ यू गो थ्रू इट यू विल गेट ऑल दिस टर्म्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। सो व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी व्हेनेवर यू डू अ रिव्यू स्टडी, वो एक तरह का लिटरेचर स्टडी होता है। देयर आर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, बट इन्होंने ये यूज किया, इन्होंने यूज किया डिफरेंट क्लास का टेक्स्ट बुक, क्योंकि एक जगह पर तिमिर और रेटिनोपैथी कहते कुछ दिया नहीं, तो जहां से भी मिलेगा हमको उठाना पड़ेगा। जैसे आज सुबह में क्लास में बोला दंत का कहीं भी लिखे, तुमने उठा तो उसको पढ़ना है, दोनों के बीच रिलेशन कैसे निकालते हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी में सबसे पहले क्या होता है, जो उसकी वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो कुछ रक्त से लेना देना होगा, तभी इन्होंने पहला वर्ड रक्त की तरफ दिमाग लगाया। अच्छा, अगर कोई चीज ब्रेक हो रहा है तो धातु क्षय हो सकता है, धातु का क्षय हो रहा होगा, डिक्रीज टिश्यू लेवल हो रहा होगा तो धातु क्षय की तरफ गए। फिर ऐसे कुछ सिम्टम, आवरण मींस कवर्ड अप, किसी चीज के ऊपर अपना आवरण डालना, कवर अप। तो इन्होंने 3 कंसेप्ट निकाला और उसको इन्होंने फिर अपने वर्ड्स में या सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करना शुरू किया। तो उन्होंने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा इसके बाद, और उसके बाद क्या किया, कोरिलेशन को डेवलपमेंट करने का कोशिश किया। कोरिलेशन ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए हो सकता है वो 100% करेक्ट ना हो, पर सिम्टम को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो दिस इज मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। इसलिए स्टडी कैसी हो गई, साइंटिफिक हो गई। स्टडी कैसी हो गई, साइंटिफिक, इज नॉट अ कंपाइलेशन। तो ये सब इन्होंने बताया, तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो व्हाट वाज द आयुर्वेदा अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पॉइंट, व्हाट वाज द मॉडर्न दृष्टि। अब जैसे हमने स्रोत दृष्टि वगैरह आपने बताया, तो अति प्रवृत्ति से यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, कोरिलेशन ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए हो सकता है वो 100% करेक्ट ना हो, पर सिम्टम को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो दिस इज मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। इसलिए स्टडी कैसी हो गई,
साइंटिफिक स्टडी कैसी हो गई है साइंटिफिक, इट इज नॉट अ कंपाइलेशन पेपर। तो ये सब इन्होंने बताया, हम बार-बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो व्हाट वाज द एडवेदा अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पॉइंट, व्हाट वाज द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे हमने स्रोतोदृष्टि वगैरह आपने बताया, तो अति प्रवृत्ति से यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, एवरेज संज्ञा से क्या समझ सकते हैं, एक्चुअली जो सॉर्बिटॉल की तरफ था, एंड ग्रंथि से जो वीनस ब्लीडिंग वगैरह सब जो हो रहा है ब्लीडिंग्स, वो सारे कुछ हम इससे समझ के क्लियर कर सकते हैं। सो इन एडवांस दो वर्ड्स तो समझ में आ गए रक्त और पित्त, तो कुछ इनसे मिलके कोई होने वाला डिजीज होगा जिससे यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस हो। सेकंड ईयर को तो आएगा होगा समझ में कोई। तो आवरण जन पैथोजेनेसिस की आवश्यकता है, देयर आर टू सिग्निफिकेंट, जैसे पहले बताया प्राण आवृत और रक्त आवृत। प्राण आवृत कैसे कर सकता है, प्राण तो प्राण वायु या वाइटल एनर्जी की हम बात करते हैं, उससे फिर लेना है। तो वायु के 5 भेद थे, याद है आपको, प्राण सबका अपना काम होता है, व्यान का काम धक्का देना था, प्राण का काम रेगुलेट करना था, वी हैव टू रेगुलेट। तो यहाँ पे इंपेयर्ड जो रक्त का सर्कुलेशन इंपेयर्ड हो गया, और आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, कैरोटिड आर्टरी ऊपर जा रहा है, एक फेस की तरफ जा रहा है और एक अंदर जा रहा है, इसको ब्लड प्लेन सप्लाई हो रहा है, वहीं से आर्टरी रेटिना की तरफ जा रहा है। बस यू शुड नो और माइट बी नो, मैंने बताया जरूर लोग आपको कि रेटिना को क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन होता है। रेटिना इज नथिंग, इट इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो जो ब्रेन की सप्लाई वगैरह होगा वहीं से पास में कंटिन्यू हो रहा होगा, इसलिए हमने इसको इंपेयर्ड रक्त विच्छेदन से पहले हमला शुरू किया। फिर नो वेस्कुलाइजेशन, गॉड या हमारी बॉडी हमेशा कोशिश क्या करता है, अपने आप सही हो जाए। तो एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता बनाना शुरू कर, लेकिन वो रास्ता क्या होता है, कमजोर होता है। लाइक अभी एक ब्रिज टूटा, दूसरा ब्रिज जल्दी से बना दिया कि रास्ता शुरू हो जाए, पर क्या वो ब्रिज उतना स्ट्रांग होगा, वो आर्टरी उतनी स्ट्रांग होगी जैसे पहले होते थे, नो। सो व्हाट हैपेंड, बट ब्लड फ्लो तो उतना ही जा रहा है, लोड तो उतना ही जा रहा है, गाड़ियां तो उतना ही जा रहा है, तो उसकी ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस पुराना पुल सही भी नहीं हो रहा है, पुराना पुल सही भी नहीं हो, तो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। देन व्हाट एवर ही सेड, कॉटन वूल लाइक स्पॉट, जो उन्होंने डायग्राम दिखाया, दीज आर वेरी नाइस टर्म्स। जो आगे वूल देखा कॉटन का वूल, तो गोल गोल जैसे जैसे यहाँ मिले तो कई जगह मिलता है। देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन, रक्त आवृत वात, तो इंपेडेड सर्कुलेशन। तो इन्होंने मेन फोकस क्या किया, नेत्र और रक्त, क्योंकि हमको सिम्टम दिखाई दे रहा है, रेडनेस दिखाई या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब पर फोकस कर दिया इन्होंने। देन यू कैन सी संगम हुआ, देन रक्त युक्त शोथ मंडल, मंडल अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलते, पटल मंडल और जो इंद्रिय 5-6 करके कोड याद करेंगे हम लोग। तो जो कर्टन्स टाइप की चीजें होंगे वो आईबॉल जब पढ़ेंगे माइनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम लोग इसका बात करेंगे। धातु क्षय का सब प्राप्ति देखो इन्होंने वैसे निकाला, जो मैं बता चुके, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल है। हर धातु क्षय से कुछ ना कुछ निकल आएगा। रिमेंबर, ऊपर का धातु वीक है तो नीचे का ऑटोमेटिक वीक होने वाला है, ओके, ये हमको पहले से पता होना चाहिए। सो बट हियर वी विल ओनली टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स और साइंस। तो हमने इसलिए वही कोडेड, ऐसा नहीं कि रक्त में रस का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आया होगा, बिकॉज रस वीक है तभी तो रक्त वीक होगा, इट्स फैक्ट। उससे भी पहले क्या गड़बड़ रहा होगा, आहार, क्योंकि आहार से रस बनेगा, तभी उन्होंने एक वर्ड यूज किया, आचक्षुष्य आहार। Those food habits will not say food only, those food habits, those are not good for your eyesight। वैसा किसी ने लेना शुरू किया और ऑलरेडी बॉडी में उसके लिए सिम्टम्स बने हुए थे, तो दोनों मिल गए, तो 2 + 2 4 का 5 हो गया, ओके। तो ये प्रॉब्लम नहीं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे देखा है। तो बाघक्षय में हुआ, मेदक्षय, मज्जाक्षय, ये सब इन्होंने बता दिया, तो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे इसको। फिर आया आम दोष, एक बहुत अच्छा समझाया इन लोगों ने कि सॉर्बिटॉल, एनीथिंग, जैसे बहुत सिंपल से शुरुआत में सीख लेते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज आम। पर मैंने बहुत बार कहा था हमेशा अनडाइजेस्टेड फूड ही नहीं होता है, अनरिक्वायर्ड थिंग इन आवर बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज आम। जो बॉडी में जरूरत नहीं और वो बन गया तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आम। जैसे कोलेस्ट्रॉल बन गया, थोड़ा जरूरत था पर एक्सेसिव बन गया, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, आम हो गया। सॉर्बिटॉल का जरूरत नहीं था या थोड़ी मात्रा में था, लेकिन अब एक्स्ट्रा हो गया तो क्या बन गया, आम। और आम क्या होता है, चिपचिपा होता है, वो चिपक जाता है जैसे, और एक बार चिपक जाए, जस्ट थिंक यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, उसमें थोड़ा दम डाल दे, ग्लू डाल दिया, अब ग्लू क्या करेगा, दूसरों को अट्रैक्ट करके भी चिपकाना शुरू कर देते। तो यही कहानी यहाँ पे शुरू रहती, एक बनता है फिर और बनते चले जाते हैं। तो ये आम मॉडर्न में इसको हम लोग कैसे समझेंगे, लाइक दिस इज जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, O- फ्री रेडिकल जैसे बोला गया। तो O- क्या करेगा, वो तो खाली घूम रहा है, कोई आए बस मिल जाए उसके साथ, ओके। तो कोई मिल जाए तो किसी के साथ भी वो रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए हम लोग फ्री रेडिकल्स को कम करें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्रीम लगाते हैं, एंटी एजिंग करना होता है,
ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट फूड हम खा रहे हैं तो क्या है, वो चक्षुषी फूड कहलाएगा। आज चक्षुष की जगह क्या कहलाएगा, चक्षुष मींस गुड फॉर आई साइट। ओके, देन यू कैन सी एक्टिवेशन ऑफ पॉलीमर पाथवे, दीपक ने बताया। देन एक्युमुलेशन ऑफ एडवांस ग्लाइकोलाइजेशन एंड प्रोडक्ट, जो नई प्रोडक्ट हमारे पास एक्युमुलेट होने चाहिए थे वो एक्युमुलेट होते जा रहे, तो सब क्या हो गया हमारे लिए, आम हो गया। आम को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करो या बाहर निकालो, सीधा सा फंडा, ठीक है। देन वो सी वाला भी पार्ट होता है। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि मधुमेह इज वातज प्रमेह, बट एज इट बिकम्स क्रोनिक then it converts into mahagad. Mahagad means, gad means poison, slow poison. Maha means big. So these particular things become syndromes. जैसे मैंने पहले बताया होगा कि diabetes is not a disease, it's a type of syndrome. With age, with chronicity, वो और चीजों को भी involve कर लेता है, तो it is a type of autoimmune disease. तो जब भी autoimmune disease का बात हम लोग करेंगे कभी इन आयुर्वेदा प्रॉस्पेक्ट, हम उस सबको महागद में ला सकते हैं। ओके, तो वो सब भी क्या करेंगे, लाइक अभी तो रेटिनोपैथी पे कंसंट्रेटेड है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी तो होता है, फूड डायबिटिक फूड वेरी कॉमन। ओके, तो ये सब नहीं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा सिस्टम जैसे इन्होंने लिखा, चक्रपाणी ने स्पेशली कहा कि अपर ओनली 6 बार हमने लिख दिए। देन मॉडर्न कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, लाइक बॉडी का इम्यूनिटी वीक है, बॉडी की पावर चली गई, तो जो भी नया बन रहा हो वो सब भी कैसा बनेगा, वीक विसिएटेड, तो लॉस ऑफ कैपिलरीज। देन एब्नॉर्मल एपोप्टोसिस, जब मरना था वह नहीं मरा, जिंदा रखा हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनिंग हो गया, तो क्या है, नर्व एंडिंग ट्रांसफर नहीं हो पा रहे वहां से। एंड देन इम्पेयर्ड सेंसरी फंक्शन, वो विजुअल लॉस होता है जैसे कि, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। देन नेफ्रोपैथी का भी फैक्टर है, क्योंकि अगर हम और आगे चलना चाहते हैं, प्रमेह से रिलेट करना चाहते हैं, तो नेफ्रोपैथी के भी फैक्टर्स आते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है प्रबुद्ध अविलंबूत्र था, मॉर्निंग का जो यूरिन पास आउट होता है, इट इज नॉट क्लियर, इट इज लिटिल बिट समथिंग लाइक यू कैन से हनी लाइट हनी इन कलर, तभी इसका नाम मधुमेह है। इसका नाम क्या है, मधुमेह नाम दिया गया है, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन मोर कलेक्शन लाइक यू कैन सी हाइपोएल्बुमिनिया, मींस प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन इज द बेसिस फॉर एवरी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। क्वेश्चन मन में आ सकता है ना, ब्रिज में वीक क्यों बना, वो नया वेसल वीक क्यों बना, क्योंकि हमारा प्रोटीन का लॉस हो रहा है। एंड एवरीबॉडी नोज प्रोटीन इन आवर बॉडी इज एक्चुअली फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स ऑफ 1, 2 and 3, 4, 5 टाइप। सो ऑल फाइबर्स आर गोइंग टू मेक द मसल्स एंड द ट्यूब एंड एवरीथिंग इन आवर बॉडी। अब प्रोटीन ही नहीं है हमारे पास, या प्रोटीन वीक हो गया, तो जो स्ट्रक्चर भी उससे बनेगा। सीमेंट लेके आए, आटा रोटी बनाते हैं ना हम लोग, आटा गीला हो गया ज्यादा, तो और आटा मिलाओ, या फिर वो गीला गीला रोटी बनेगा, या रोटी उस पर कभी नहीं बनेगा। वही चीज यहाँ पे होता है। अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन मेनी मोर थिंग्स लाइक साल्ट वाटर रिटेंशन भी खराब हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में वाटर का इक्विपमेंट हो जाएगा। सो दीज आर द पैटर्न वाइज, जैसे कि अभी आप फाइनल सेकंड वाले तो हमने पढ़ाया होगा कि ये सब किसी न किसी आश्रित होकर रहते हैं, जल आश्रित, मेदो आश्रित, अस्थि आश्रित। तो उससे उन्होंने आपको सुनाया था ना, 4 ही धातु पे क्यों कंसंट्रेट किया। क्वेश्चन आ सकता था मन में, 4 धातु ही क्यों समझा है, क्योंकि यही 4 जो है पटन के आश्रित है। अंडरस्टूड व्हाई ओनली 4, रस को क्यों नहीं लिखा, रस भी हो सकता था पर लिया क्यों नहीं, क्योंकि बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स ओनली। ओके, तो याद हो अगर आपको, तो फर्स्ट पटल तेज जल आश्रित बोला था हमने, सेकंड पटल मांस आश्रित, मेदो आश्रित, अस्थि आश्रित। तो वैसे इन्होंने सिम्टम्स को देखो कोरिलेट कर दिया सारा। अब समझ में आया कि कोरिलेशन कैसे हो गया। तो अब आपको पता चला क्यों यही धातु लिया, क्यों यही वायु का बात किया, और अल्टीमेटली यहाँ पे उसका आपने समरी बना दिया कि कैसे कैसे इसको कोरिलेट हमने किया है। मैनेजमेंट का पार्ट मैट बताएंगे, तो जैसे कई तरह की चिकित्सा हो सकती है यहाँ पे। 1 इज टोटल चिकित्सा, 1 इज लोकलाइज चिकित्सा। मैम अभी शायद क्रियाकल में बात करेंगे, जो अपने स्पेशलाइज्ड है उसमें हम बात करेंगे। देन देयर आर सर्टेन मेडिसिंस आल्सो, यू कैन सी सम मेडिसिंस आर आल्सो देयर व्हिच आर गुड फॉर रेटिनोपैथी, नॉट डायरेक्टली बट गुड फॉर एक्चुअली से आई के लिए हम बात कर सकते हैं। सर देयर आर सम फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, लाइक अगर त्रिफलाई दे रहे हो तो उससे क्या फायदा होगा, त्रिफलाई इज डॉक्यूमेंटेड फॉर एंटी-VEGF प्रॉपर्टीज सपोर्टिंग द यूज ऑफ पीडीआर। मींस ये जो डीआर है डायबिटिक रेटिनोपैथी में यूज हो सकता है, और प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड। जैसे बोलते हैं ना त्रिफला से खाने, त्रिफला रसायन होता है एक्चुअली, त्रिफला रसायन। तो रसायन क्या करता है बॉडी में, जरा व्याधि नाशक,
वो एंटीऑक्सीडेंट होता है प्लस आम का संचय नहीं होने देता है। कभी आप च्यवनप्राश डाटा खा के देखो, आपको हल्का सा डायरिया टाइप का हो जाएगा, डोज से ज्यादा खा लो। तो एक्चुअली उसने क्या किया, हल्का सा लाइट रिएक्शन करा के, तो जो आम डोज हमारी बॉडी में नहीं रहने चाहिए तो उसको उसने क्या वॉश आउट करने का कोशिश किया। तो वो प्रोस्पेक्ट है हमारा, देखो यहाँ पे जो मॉडर्न से अगर फार्माकोलॉजिकल भी बात करें खा लो, तो एक्चुअली उसने क्या किया, हल्का सा लाइट रिएक्शन करा के, तो जो आम डोज हमारी बॉडी में नहीं रहने चाहिए तो उसको उसने क्या वॉश आउट करने का कोशिश किया। तो वो प्रोस्पेक्ट है हमारा, देखो यहाँ पे जो मॉडर्न से अगर फार्माकोलॉजिकल भी बात करें तब भी हम, और ये सब पेपर में लिखा है, रिमेंबर मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये ऑलरेडी सब पेपर। अब ये सब बस्ती लिखा है, वहाँ पे बस्ती देना है। बस्ती हमको क्या लगता है कि केवल कुछ उसके लिए होगा या नर्वस के लिए होगा, तो बस्ती यहाँ क्या कहते हैं ऑक्यूलर फंक्शंस। तो बस्ती भी क्या होगा, तभी उसको क्या कहते हैं, बस्ती का सबसे बेस्ट चिकित्सा किसकी, वात की चिकित्सा। वात का चिकित्सा का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बस्ती। डिफरेंट टाइप ऑफ बस्ती, टिपिकल नेम इज नॉट गिवन, बट उससे भी आई मीन ब्रेन का काम हो रहा है, और रेटिना किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट। तो यार हमेशा अगर आप ब्रेन के लिए कुछ न्यूटॉनिक ड्रग्स ले रहे हो, ब्राह्मी खा रहे हो, घृत खा रहे हो, दूध पी रहे हो, तो आपका आई साइड भी बेटरमेंट हो रहा है, क्योंकि वो सब किस कैटेगरी में आएगा, चक्षुषी फूड में आएगा। अंडरस्टूड। तो चक्षु फूड क्या है एक्चुअल में, रसायन। So what was the strength of article? Why article is good? Why we have taken this article? तो like comprehensive integration किया गया, मीन्स ऐसा नहीं कि हमने केवल बोल दिया, हमने उसको जस्टिफाई किया। Whenever you give justification, वो अलग बात है, ऑथर के बाद पब्लिक क्या सोचेगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे दिया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिया उसका हमने कि कैसे हम आगे चलकर इसको यूज करेंगे। देन सिस्टमेटिक एनालिसिस किया, पार्ट वाइज पार्ट किया, सारे सिम्टम कर लिए, और साइंटिफिक तरह का स्टडी। तो इसलिए पेपर क्या हुआ, अच्छा पेपर माना जाएगा। तो दिस आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट स्पॉली राइगर, राइगर मीन्स पूरी रस्साकस्सी हो गई, इफ नो आउट जैसे डिस्कशन हो गया, उसके बाद ये आंसर लिखा गया। अगेन वी विल से इफ पेपर इज फ्रॉम गुड जनरल, नॉर्मल इट इज गुड ओनली, ओके। पर तब भी कुछ कमी रह गया। व्हाट इज द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस इज दैट ये प्योरली थ्योरेटिकल है, दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, नथिंग प्रैक्टिकल हैज बीन डन, एवरीथिंग इज थ्योरेटिकली उन्होंने प्रूव कर दिया। अब हमें आगे का काम करना है इसके लिए, ठीक है। लिमिटेड डिस्कशन ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, क्योंकि मेन सोल वाज टू मेक द पैथोजेनेसिस, मेन सोल वाज नॉट टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी आगे, तो लिमिटेशन जब भी आप पेपर का पढ़ोगे, ये जस्ट कंक्लूजन से ऊपर लिखा रहता है या जस्ट कंक्लूजन के नीचे लिखा रहेगा, डिस्कशन का लास्ट पैराग्राफ। एज पर रूल इट शुड बी डिस्कशन लास्ट पैराग्राफ, ओके। तो वहां से आपको आइडिया क्या मिलेगा, पेपर पढ़ने का फायदा क्या होता है। अगला पेपर हम अगर लिखना चाहते हैं तो किस पे लिखे, हम किस पे काम करें, तो ये लिमिटेशन पे हम काम कर सकते हैं। अब जैसे हमको एनिमल स्टडी में किसी एक ड्रग को लेकर विद राइट जनरेट करते हैं, तो इट्स कैन बी डन। देन फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन भी देखो वहीं पे दिए रहते हैं, व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर। क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज किया जा सकता है जो इन विवो होते हैं, इन विवो इन विट्रो टू टाइप ऑफ स्टडीज आते हैं। देन क्रियाकल्प का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, आई थिंक हो भी गया है तो बहुत कुछ क्रियाकल्प का, क्योंकि पेपर वाज 2016, 8-9 साल पुराना पेपर है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटीग्रेटिव अप्रोचेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स, ये भी मिसिंग है, प्रोटोकॉल्स। यू कैन मेक प्रोटोकॉल्स इफ सम पेशेंट इज हैविंग डायबिटिक, तो हाउ टू टेक केयर ऑफ डायबिटिक आईज, हाउ टू टेक केयर ऑफ डायबिटिक जॉइंट्स, तो इसके ऊपर भी हम कुछ एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं, या डाइट का प्रोटोकॉल बना सकते हैं, इफ नॉट प्रेजेंट इन नाउ। तो ये सब इसको आपको फ्यूचर के स्कोप दिखा रहा है आपको। आप लोग क्यों पढ़ो, क्योंकि सबसे पहले दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पैथोजेनेसिस, इट्स नॉट गिवन डायरेक्टली इन बुक, तो इसलिए आपने पढ़ा, मोस्ट प्रोबेबली समझ में भी आया होगा आपको थोड़ा बहुत। देन इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, हमेशा आपको दूसरों से जब मिलकर काम करते हुए बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो उनको उन्होंने मिला के लिखा, तभी ऐसा पेपर हो पाएगा। और सकता है और लोगों को भी मिलाया हो। क्लिनिकल एप्लीकेशन 700 में आया आपको, यू कैन यूज दिस इन क्लिनिक्स। एंड देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, so those who are learning research methodology, this is the protocol to write review article, okay। आप रिव्यू आर्टिकल पढ़ाएंगे सर, तो आप देखोगे, तो these are the summaries, तो वो हम बात नहीं करेंगे। So this was the total thing from the analytical point of view, okay। Now I will give some small thing about क्रियाकल्प ना। Managed to be a part of this session. So till now we have learned about the importance of research
the importance of diabetes and the pathogenesis of diabetes. No? So next, the last portion is management. In that article, the author has given a very nice management of diabetic retinopathy. In India, the prevalence of diabetes is like more than 100 million people. So just imagine that so many people are prone to have this retinopathy. No? Retinopathy if the diabetes is uncontrolled. No? If the blood sugar level in a individual is raised for a long time of period, no? It can lead to retinopathy, which we have seen now by our students. So now I will focus on management of diabetic retinopathy in Ayurveda. So in Ayurveda, through Ayurveda, what are the measures that we can take to prevent and to manage diabetic retinopathy? We will see. So the first thing is we have studied about Samprapti now. First year and second year, maybe in brief you understood something. Final year people clear, no? So the first thing is we have to break the pathogenesis of the disease. Samprapti means what? First year, pathogenesis of the disease, like disease process, how it proceeds, no? How it manifests. So we have to break that pathway. So to break that pathway, that is Samprapti Vikatan, we have to take two measures. First is Madhumeha Chikitsa. First we have to treat the Madhumeha, like raised blood sugar level we have to control. And then the next step is prevention of complications. Whatever complications raised blood sugar level is causing, we have to prevent those. Now to manage Madhumeha, we can do what? Nidan Parivarjan. No? The causative factors, we have to eliminate those factors. If it is caused already, we have to stop those, and then the effects done by the harm done by the Nidan has to be balanced. No? So it comes in two ways. First is Madhumeha and Nidan, the Chikitsa management, and then Urdhvanga Raktapitta. Because in that chart you can see there is involvement of blood vessels. There is bleeding of the retinal vessels, there is aneurysm, it is in the Urdhvanga portion, and it can be correlated to Rakta Pitta, where Rakta and Pitta is involved. Okay? Rakta Pitta is of two types, Urdhvanga and Adho. So the Urdhvanga Rakta Pitta management has to be done. And for prevention of complications like what? Retinopathy. Retinopathy in the eyes, nephropathy, so many complications are there. So to prevent those complications, we have to break the pathogenesis, like what your seniors told you, Avaran, Agni and Dhatusha. Those we have to manage. Now we'll see in brief how to manage these. Now in the article they have mentioned first about Agni Chikitsa. Agni, if is properly functioning, it will lead to proper dhatu formation. No? So first step is correction of Jatharagni and Dhatavagni by Vipantachan with some drugs like Trikatu and Shunti. This is the basic thing that we have to do first. And then Shrota Shodhan. Shodhan of the channels of our body which will result in proper formation of dhatus. Okay, so for that we can do Kaya Virechan, that is purification of the body, and Virechan of Shiro Virechan. Because as sir also told that retina is a part of brain. So Shiro Virechan plays a very important role. Now this can be done by using some Chakshusha drugs. Chakshusha drugs like what? Trifla, Krit. There are so many drugs which are Chakshusha. Okay? That we will study later. Now Rakta Pitta Shaman Chikitsa. Because blood vessels are involved, there is bleeding in the vessels, there is obstruction in the vessel which causes ischemia. Ischemia, loss of blood supply. Now loss of blood supply can cause what? New blood vessel formation. That is new Rakta Pitta Harikriya. Okay, Rakta Pitta Chikitsa we have to do. बस्ती देना है। बस्ती हमको क्या लगता है कि केवल कुछ बस उसके लिए होगा या नर्वस के लिए होगा, तो बस्ती यहाँ क्या करें? ऑक्यूलर फंक्शंस। तो बस्ती भी क्या होगा? तभी उसको क्या कहते हैं? बस्ती का सबसे बेस्ट चिकित्सा किसकी? वात की चिकित्सा। वात चिकित्सा का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बस्ती। डिफरेंट टाइप ऑफ बस्ती, टिपिकल नेम इज नॉट गिवन, बट उससे भी आई मीन्स ब्रेन का काम हो रहा है, और रेटिना किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट। तो यार हमेशा अगर आप ब्रेन के लिए कुछ न्यूटॉनिक ड्रग्स ले रहे हो, ब्राह्मी खा रहे हो,
घृत खा रहे हो, दूध पी रहे हो, तो आपका आई साइड भी बेटरमेंट हो रहा है, क्योंकि वो सब किस कैटेगरी में आएगा? चक्षुषी फूड में आएगा। अंडरस्टूड? तो चक्षुष फूड क्या है एक्चुअल में? रसायन। So what was the strength of article? Why article is good? Why we have taken this article? तो लाइक कंप्रहेंसिव इंटीग्रेशन किया गया, मीन्स ऐसा नहीं कि हमने केवल बोल दिया, हमने उसको जस्टिफाई किया। Whenever you use justification, वो अलग बात है, ऑथर के बाद पब्लिक क्या सोचेगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे दिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिया उसका हमने कि कैसे हम आगे चलकर इसको यूज करेंगे। देन सिस्टमेटिक एनालिसिस किया, पार्ट वाइज पार्ट किया, सारे सिम्टम पर लिए, और साइंटिफिक तरह का स्टडी। तो इसलिए पेपर क्या हुआ? अच्छा पेपर माना जाएगा। तो दिस आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट स्पॉली राइगर, राइगर मीन्स पूरी रस्सा कस्सी हो गई, इफ नो आउट जैसे डिस्कशन हो गया, उसके बाद ये आंसर लिखा गया। अगेन वी विल से इफ पेपर इज फ्रॉम गुड जनरल, नॉर्मली इट इज गुड ओनली, ओके। पर तब भी कुछ कमी रह गया। व्हाट इज द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस इज दैट ये प्योरली थ्योरेटिकल है, दिस इज प्योरली theoretical, nothing practical has been done, everything is theoretically उन्होंने प्रूव कर दिया। अब हमें आगे का काम करना है इसके लिए, ठीक है। लिमिटेड डिस्कशन ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, क्योंकि मेन सोल वाज टू मेक द पैथोजेनेसिस, मेन सोल वाज नॉट टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी आगे, तो लिमिटेशन जब भी आप पेपर का पढ़ोगे, ये जस्ट कंक्लूजन से ऊपर लिखा रहता है, ये जस्ट कंक्लूजन के नीचे लिखा रहेगा। डिस्कशन का लास्ट पैराग्राफ, एज पर रूल इट शुड बी डिस्कशन लास्ट पैराग्राफ, ओके। तो वहां से आपको आइडिया क्या मिलेगा? पेपर पढ़ने का फायदा क्या होता है? अगला पेपर हम अगर लिखना चाहते हैं तो किस पे लिखें, हम किस पे काम करें, तो ये लिमिटेशन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हमको एनिमल स्टडी में किसी एक ड्रग को लेकर विद राइट जनरेट करते हैं, तो इट्स कैन बी डन। देन फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन भी देखो वहीं पे दिए रहते हैं, व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर। क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज किया जा सकता है जो इन विवो होते हैं, इन विवो इन विट्रो टू टाइप ऑफ स्टडीज आते हैं। देन क्रियाकल्प का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, आई थिंक हो भी गया है अब तो बहुत कुछ क्रियाकल्प का, क्योंकि पेपर वॉज 2016, 8-9 साल पुराना पेपर है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटीग्रेटिव अप्रोचेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स, ये भी मिसिंग है प्रोटोकॉल्स। यू कैन मेक प्रोटोकॉल्स इफ सम पेशेंट इज हैविंग डायबिटिक, तो हाउ टू टेक केयर ऑफ डायबिटिक आईज, हाउ टू टेक केयर ऑफ डायबिटिक जॉइंट्स, तो इसके ऊपर भी हम कुछ एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं, या डाइट का प्रोटोकॉल बना सकते हैं, इफ नॉट प्रेजेंट टिल नाउ। तो ये सब इसको आपको फ्यूचर के स्कोप दिखा रहा है आपको। आप लोग क्यों पढ़ो? क्योंकि सबसे पहले दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पैथोजेनेसिस, इट्स नॉट गिवन डायरेक्टली इन बुक, तो इसलिए आपने पढ़ा, मोस्टली समझ में भी आया होगा आपको थोड़ा बहुत। देन इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, हमेशा आपको दूसरों से जब मिलकर काम करते हुए बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो उनको उन्होंने मिला के लिखा, तभी ऐसा पेपर हो पाया। और सकता है और लोगों को भी मिलाया हो। क्लिनिकल एप्लीकेशन 700 में आया आपको, वी कैन यूज दिस इन क्लिनिक्स। एंड देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, नाउ दोज हु आर लर्निंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज द प्रोटोकॉल टू राइट रिव्यू आर्टिकल, ओके। आप रिव्यू आर्टिकल पढ़ाएंगे सर, तो आप देखोगे, तो दिस इज द समरीज, तो वो हम बार-बार नहीं करेंगे। तो दिस वाज द टोटल थिंग फ्रॉम द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नाउ आई विल गिव सम स्मॉल थिंग अबाउट क्रियाकल्प managed to be a part of this session. So till now we have learned about the importance of research, the importance of diabetes and the pathogenesis of diabetes. No? So the last question is management. In that article, the author has given a very nice management of diabetic retinopathy. In India, the prevalence of diabetes is like more than 100 million people. So just imagine that so many people are prone to have this retinopathy. No, retinopathy if the diabetes is uncontrolled. No, if the blood sugar level in a individual is raised for a long time period. No, it can lead to retinopathy, which we have seen now by our students. So now I will focus on management of diabetic retinopathy in Ayurveda. So in Ayurveda, through Ayurveda, what are the measures that we can take to prevent and to manage diabetic retinopathy? We will see. So the first thing is we have studied about Samprapti now. First year and second year, maybe in brief you understood something. Final year people clear, no? So the first thing is we have to break the pathogenesis of the disease. Samprapti means what? First year.
pathogenesis of the disease, like disease process, how it proceeds, no, how it manifests. So we have to break that pathway. So to break that pathway, that is Samprapti Vikatan, we have to take two measures. First is Madhumeha Chikitsa. First we have to treat the Madhumeha, like raised blood sugar level we have to control. And then the next step is prevention of complications. Whatever complications raised blood sugar level is causing, we have to prevent those. Now to manage Madhumeha, we can do what? Nidan Parivarjan. No? The causative factors, we have to eliminate those factors. If it is caused already, we have to stop those, and then the effects done by the harm done by that Nidan has to be like balanced. No? So it comes in two ways. First is Madhumeha Nidan Chikitsa management, and then Urdhvanga Raktapitta. Because in that chart you can see there is involvement of blood vessels. There is bleeding of the retinal vessels, there is aneurysm, it is in the Urdhvanga portion, and it can be correlated to Rakta Pitta, where Rakta and Pitta is involved. Okay? Rakta Pitta is of two types, Urdhvanga and Adho. So the Urdhvanga Rakta Pitta management had to be done. And for prevention of complications like what? Retinopathy. Retinopathy in the eyes, nephropathy, so many complications are there. So to prevent those complications, we have to break the pathogenesis, like what your seniors told you, Avaran, Agni and Dhatushay. Those we have to manage. Now we'll see in brief how to manage these. Now in the article they have mentioned first about Agni Chikitsa. Agni, if is properly functioning, it will lead to proper dhatu formation. No? So, first step is correction of Jatharagni and Dhatuvagni by Vipankachan with some drugs like Trikatu and Shunti. This is the basic thing that we have to do first. And then Shrota Shodhan. Shodhan of the channels of our body which will result in proper formation of dhatus. Okay, so for that we can do Kaya Virechan, that is purification of the body, and Virechan of Shiro Virechan. Because as sir also told that retina is a part of brain. So Shiro Virechan plays a very important role. Now this can be done by using some Chakshusha drugs. Chakshusha drugs like what? Trifla, Krit. There are so many drugs which are Chakshusha. Okay? That we can study later. Now Raktapitta Shaman Chikitsa, because blood vessels are involved, there is bleeding in the vessels, there is obstruction due to obstruction in the vessel which causes ischemia. Ischemia, loss of blood supply. Now loss of blood supply can cause what? New blood vessel formation. That is new Raktapitta Harikriya. Okay, Raktapitta Chikitsa we have to do by Urdhva. If it is Urdhvaja, then we have to do Virechan. Okay, Virechan, Upavas, that is Langan. Langan will help in Agni, proper Agni and Nirharan of Dosh, Nirharan of Am, no? And Rakta Mokshan. Rakta Mokshan will cause Rakta Mokshan by Jalokavli. Rakta Mokshan is actually contraindicated in eyes, okay? For Timir, not for eyes, for Timir. And this is what, this diabetic retinopathy is Madhumeha Janya Timir. Timir means what? Andhakar, blackness. Now next Chikitsa told by author is Avaran Chikitsa. Avaran can be done, Avaran Chikitsa can be done by Anabhishandi, Snigdha, Shrota Shuddhikar, drugs, Rasayan drugs like Shilajit, Gurkul, Chavanprash, Brahmi Rasayan. Use of aranda also have been mentioned by the author, and Basti Chikitsa. Basti and Dhatushay. Basti doesn't only do purification, it also does Shaman Chikitsa. And the next is Dhatushay Chikitsa, because so many dhatus, Dhatushay Lakshan have been told which are similar to the manifestation of diabetic retinopathy disease. So we have to go for Santarpan Chikitsa, that is nourishment therapy, and also Basti. Basti is the type of Basti. And Vata Anuloman Chikitsa, that is Vadhar Chikitsa. Vadhar Chikitsa can be done by Virechan also, Basti and Shodhar Chikitsa. Okay? So in all this we have seen what is common. Virechan, Shodhan Chikitsa is common. Basti is very common because Basti is called what? Best Vadhar Chikitsa. No? Best Vadhar Chikitsa.
and Virechan, because the Rakta and Pitta are involved, so Virechan is also done, and because there is Shot, edema in the retinal layers, so there is mentioning of Shotha Chikitsa also. Okay. Now next, Urdhva Jatrugata Chikitsa. Obviously, because the eye is a part of Urdhva Jatrugata, no? So Urdhva Jatrugat Vikar treatment mentioned are, the first treatment mentioned, the best treatment is Nasya, because Nasa is Rasodwarzola. Through the nose, if we instill drugs, it will treat all the diseases, all kind of diseases present in the Urdhva Jatrugat, that is Shir. And other than that, Shirodhara, Shirolep, Shiropichu also have been mentioned. So these are as a whole treatment protocol for Urdhvanga Jatrugat Chikitsa. So the author has mentioned about these things. Now, Kriyakalp. Kriyakalp is a very important part of Shalakya. No? Kriyakalp is a local ocular therapeutic approach which involves specific techniques for administering drug. Like it is Bahiparimarjan Chikitsa. No? Bahiparimarjan Chikitsa like local ocular therapeutics. Now, Kriyakalpa is composed of two words, Kriya and Kalpa. Kriya means what? Therapeutic procedures. Kriya, karma. And Kalpa means like different medicinal preparations or different kalpanas. Okay, so these two when together become Kriyakalp. Now, Kriyakalp can be administered on the outer portion of the eye, that is Bahiparimarjan Chikitsa. This method not only tackles like eye diseases, it also helps in maintaining and improving the eye health. Okay, eye health, like what? It improves visual acuity in Timir. Now, Kriyakalpa as a whole are 5 by Shushrup, okay, 7 by Saranana. Now, first is Tarpan, okay. In Tarpan what we do, it is a therapeutic retention of medicated krita in eye. I think half of you have seen, no, Tarpan, because many of you come to OPD for these problems, okay, dryness of eyes or severe. So this can be done, ring of dough is applied and then medicated ghee is retained in the eyes, okay. Now next is Puttapak. In Puttapak, same procedure like Tarpan, but the difference is the formation of the drug. The drug is formed by Puttapak method. Second year, you know Puttapak? Yes. Puttapak Vidhi. So from Puttapak Vidhi, this drug, whatever we use, no, it is extracted through Puttapak Vidhi. Okay, and then Anjan is just if we apply some medicated drug in the form of churna, rasakriya or gutika, can be applied on the lower lid or lower fornix. Okay, like okay, the Rasayan type of drug, Chakshusha type of drug, and Rakta Pitta drug. So all this can be used in different stages of diabetic retinopathy. Mahatriphala, as we know, it is the best Rasayan for eyes. The improvement in symptoms of diabetic retinopathy in all stages. Now conclusion, whatever I have tried to put conclusion of the review article that diabetic retinopathy is a disease of Patal, the first thing, and then the complications of diabetes have been mentioned here, and the samprapti of the disease have been mentioned here. If there is affliction of Tridosh, and then Saptadhatu, there is Odoshay, Dhatushay, and all the 4 features of Shrota Vedya. That is what? All 4 are involved. All 4 are involved, and then Agnimatya, arm formation, Rakta Pitta, Avaran, Dhatushay, all aspects of pathogenesis are present. And the last thing, the management can be done by breaking the samprapti and use of Rasayan and Chakshusha drugs. Management which is mentioned also in the article, but what many of you are also saying that it's very difficult to understand. So it's because of Dr. Gaurav sir and Dr. Nirul ma'am that we are easily getting the information, because they really decipher and disintegrate in how it will be receptive. Now we are going for the last part, that is we are doing the Chintan Manan and now for the Vibal session. If anyone have any question or any doubts, you can put up and we can further give the answer. सर डाउट पिछली क्लास का है, जब आपने ओबेसिटी की बात की थी स्थौल्य की, तो सर जैसे आचार्य चरक ने अष्टमेंद्र व्याधि में स्थौल्य के बारे में बताया है, तो उन्होंने बताया दोष जो होता है कफ होता है और दोष जो होता है नीलमांसादि धातु होता है। तो सर क्योंकि दोष और दोष जो है एक ही प्रकृति के, इसलिए उन्होंने बोल दिया असाध्य है। लेकिन सर जब हम कफज प्रमेय को देखते हैं तो वहाँ पे सर एक वर्ड आता है समक्रियात्वाच।
मतलब जो दोष है, और दोष मतलब दोष भी सर वहाँ पे कफ है, और दोष मेद मांसादि धातु है। तो मतलब उन्होंने बोला क्योंकि प्रकृति सेम है, समान गुण वाले हैं, इस वजह से ये मतलब साध्य, और वहाँ पे सर असाध्य बोल दिया है। तो सर ऐसा क्यों बोला, मतलब एक जगह असाध्य बोला, एक जगह साध्य बोल दिया है। सर एक्सेप्शन है जो सवाल चिकित्सा का ये है कि उसमें अग्नि जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, क्योंकि अग्नि ज्यादा है और ऑलरेडी स्थल है, मतलब मेन बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ, तो चिकित्सा इसलिए उसकी डिफिकल्ट होती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अग्नि से। और कुछ पहले की बात करेंगे, उसमें सिर्फ मेन और कफ में बाहर भी विशेष हो जाता है, इसीलिए वहां पर असाध्य वाली बात बोली। पर जहाँ कफज प्रमेय मेद और कफ विशेष है तो ट्रीटमेंट इजी, जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो मेडिसिन कफ को भी कम करेगी वो मेद को भी इवेंचुअली कम करेगी, तो वो साध्य है, इसीलिए वो साध्य कंसिडर किया। किनेसिस है, अगर वो सिंपल सा प्रोटोकॉल यूज करते रहे, उपवास अपने आयुर्वेदिक शिक्षा में क्या बताया गया, उपवास रखते लंघन करना। क्यों बताया गया, किसी भी फीवर में उपवास रख लो, कैसे भी करके क्या करना है आपको, अग्नि के ऊपर जो आवरण हो रखा है या जो वर्क है उसको रिमूव करना है, जिससे स्रोत खुलना शुरू हो, क्योंकि कोई ना कोई स्रोत में दिक्कत आई होगी, उसको हमको उसका विमान मीन्स उल्टा करना है यहाँ पे। तो कई बार क्या रहता है, जब भी हम कोई प्रोटोकॉल सेट करते हैं, जैसे सर उसने बताया कि उन्होंने एक जैसे हैं तो दो साथ हो गए, एक का हो गया, साथ हो गए, तो ये भी प्रोटोकॉल हो सकता है कि एक सिस्टम में सब चीजें ब्रेक होती चली जा रही, एक ही सिस्टम में सब चीजें निदान परिवर्तन होता चला जा रहा है, तो वो इजी टू ट्रीट हो गया, फिर आ जाता है हमारे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ओबेसिटी का ट्रीटमेंट इज वेरी टफ। ट्रीटमेंट कैसे करें, पेशेंट तो आएगा अपने पास, तो फेज वाइज ट्रीटमेंट करेंगे उसका। पहला सबसे बड़ी बीमारी क्या है उसके पास, ये सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, वो कह रहा मुझे चलता हूँ तो मेरे शरीर से स्मेल बहुत आता है या थक जाता हूँ, तो पहले उसकी हम ओझा बढ़ाएंगे उसका, क्योंकि मधुमेह में क्या घट रहा है। या अगर वो बोलता है कि कुछ और सिम्टम दिया, तो हम लोग उसको पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी वो अगली बार आएगा आपके पास। फिर हम फेज बाई फेज में एक उसका निदान। आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ है उससे कोई डाउट हो, यहाँ से हमें रिसर्च क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो क्या पता तुम्हारे लिए फ्यूचर में ऑप्शन मेरे लिए बीमार होने से इससे कोरिलेट बीमार होने आप जैसे मान लो सिंपल एक ब्लड कैपिलरी है ना, एक कैपिलरी से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो नॉर्मली उसका फ्लो वे है, बट अब वो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यानी कि ब्लड सपोज वहां पे वात से आवरण हो गया, अब फ्लो होने के बाद में तुमने पढ़ा एक बाईपास करके वो जा सकता है, तो वहां से अपना रास्ता चेंज कर लिया, या जिस स्रोतस जो नॉर्मल स्रोतस का कार्य था वहां पे, उस स्रोतस में होकर अब वो कहीं और से जा रहा है, दैट इज बीमार का। वो तो सर बहुत अति प्रवृत्ति में भी हो सकता है, अति प्रवृत्ति में is not taking also the dietary protein and he is pure veg. Then he is taking too much of विटामिन डी का कमी होगा, विटामिन डी का कमी होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बॉडी में जितने भी कैल्शियम से रिलेटेड हो सकता है कि वो बोन्स और जॉइंट्स में आए ही ना, वो इसलिए आ रहा है कि उसके हाथों में सेंसेशन होना शुरू हो गया है, उसको टिनाइटिस हो रहा है। तो ये ऐसा पैथोलॉजी है या ऐसा सिम्टम है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है कि ये भी कैल्शियम से हो सकता है, या डाइट या कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डाइट आप मिस करना शुरू करो तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कॉमन हो जाती है। ओके, कई बार लोग सोच लेते हैं कि कुछ लोगों को दूध पीने से गैस बनता है, फ्लैट्स बनता है, तो दूध पीना छोड़ देते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।